नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हर बार हर सप्ताह हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। जीवन में आप कैसे आगे बढ़े, जीवन में किन बातों का महत्व है, किन बातों से बचना है और किन यदि ऊंचाइयों को छूना है तो उसके लिए क्या करना है। तो आज हम अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे और जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है इसी को समझेंगे। तो चलिए मिलवाता हूं मैं हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा साहब से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार मनोज भाई, नमस्कार। सब दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, हर बार किसी नए विषय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं और लोग खासा समझ भी रहे हैं इस बात को, लेकिन जब हम अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ देते हैं तो जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है? सबसे पहले IND24 के सभी दर्शकों को खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं। और मनोज भाई, आपका सवाल है कि जीवन में खुश रहने के लिए प्रकृति का क्या महत्व है। यदि मैं इसको इस तरह से कहूं कि जीवन ही तो प्रकृति है, जीवन और प्रकृति ये अलग चीज़ें नहीं हैं। जैसे समुद्र में, पानी में लहरें अलग नहीं हैं, है ना। जैसे तालाब में लहरें बनती हैं या समुद्र में लहरें हैं, तो जीवन और प्रकृति ये दोनों अलग चीज़ें हैं नहीं। प्रकृति से ही जीवन का उद्भव हुआ है जी। ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दुर्भाग्यजनक बात है ये कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, जैसे जैसे हम संकुचित होते गए, जैसे जैसे हमारे विचार संकीर्ण होते गए, जैसे जैसे हम सेल्फिश होते गए और हमने अपने स्वार्थ के लिए जो प्रकृति में जितनी चीज़ें थी उनका अपने उपयोग के लिए दोहन करना शुरू किया। ये एक विषय जो है आज के खास करके परिवेश में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक लगता है मुझे ये, क्योंकि हम अपने जीवन की आपाधापी में इतना दूर जा चुके हैं हमारे उन पौराणिक मौलिक विचारों से, हमारे उन सनातनी विचारों से, जिसमें प्रकृति को माँ का संज्ञा दी गई है जी। प्रकृति को माँ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये वाकई बहुत अच्छा विषय आज आपने चुना है कि प्रकृति और जीवन। यदि जीवन में हमको आगे बढ़ना है, जीवन के हर क्षेत्र में, तो हमें प्रकृति को साधना पड़ेगा, प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। हमको प्रकृति को अपने माँ बाप जैसे ही लेना पड़ेगा जी। जैसे हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं और फिर हम बड़े होकर माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे हम प्रकृति से ही बने हैं। 5 तत्वों से ही मिलकर सारी सृष्टि बनी है और 5 तत्वों से ही पूरा विश्व बना है। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो अगर हम बात करते हैं प्रकृति की, तो यस, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इनसे ही मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप इसके गहराई में चले जाएंगे तो इसमें एक एक तत्व का संरक्षण, एक एक तत्व को अपना ही एक अंग मान के और उनके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, जिस दिन ये समझ में आ गया मनुष्य को, उस दिन ये समझ लीजिए कि जीवन जो है इतना सुखी आनंद में हो जाएगा, कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। जब हम 5 तत्वों की बात करते हैं तो इसमें वायु भी है, आपने कहा आकाश भी है, पृथ्वी भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों हम इनसे दूर हो जाते हैं। और यदि दूर हो भी रहे, जैसा आपने कहा कि जिस किसी व्यक्ति ने प्रकृति को समझ लिया, क्योंकि जीवन की शुरुआत तो प्रकृति से होती है, सुबह उठना यानी सूर्य को देखना, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन जब इसको जीवन में हम लेकर आ जाएं, जैसा आपने कहा, तो खुशहाली आ जाएगी जीवन में। कैसे लाएं उसको जीवन? मनोज भाई, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। मैं एक दिन बैठ के चिंतन कर रहा था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो है इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें जो है हमको एक उपहार स्वरूप दे गए हैं। वो उनमें अगर आप जाके अगर गहराई से अगर आप अध्ययन करें, जीवन का एक हिस्सा बना लें कि 2 पेज 3 पेज जो है ज़रूर, कोई भी, आपको गीता पढ़नी है, आपको रामायण पढ़नी है, आपको वेद पढ़ने, आपको उपनिषद पढ़ने, कोई भी एक चीज़, और आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, कोई भी चीज़ आप 2 पन्ने 3 पन्ने केवल उसके सतही मूल पे मत जाइए, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उसके पीछे का महत्ता क्या है, उसके पीछे वो संदेश क्या देना चाहते हैं, उस पर अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हमें रहना कैसे है,
ये बड़ा स्पष्टतः हम सबको पता है। लेकिन ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई होगी और जब जो है उसने तमाम योनियाँ नीचे भेज दी, 84 लाख योनियाँ बोलते हैं, और ऐसे कितनी स्पीसीज़ हैं, जब उसने जब बना लिया होगा, मैं सोच रहा था बैठ के, तो उसने लगा कि यार ये मनुष्य का रूप तो है, ये तो लगभग मेरे से मिलता जुलता ही रूप है जी। तो ईश्वर की मिनिस्ट्री ने बोला होगा कि साहब ये जो बना के भेज रहे हो आप, जो है ये आपको ही भयंकर परेशान करने वाला है क्योंकि इसमें संकल्प शक्ति है, इसमें इच्छा शक्ति है, इसमें ईमानदारी भी है, इसमें सत्य, निष्ठा, ये सारे के सारे भाव आपने इसमें भर दिए हैं। तो यही सारे के सारे स्वभाव जो हैं ये ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इन सबके साथ इसको नीचे भेज दिया, ये तो हर कभी आपको नीचे की बुलाएगा, परेशान करेगा। तो क्या किया जाए? बोले इसको ये नीचे बिजी रहे, ये क्या करें? तब उन्होंने उठा के हमको इंद्रियों से प्रदत्त कर दिया। जो पांचों इंद्रियां बनाई हैं, जो उन्होंने जो है ये विशेष करके मनुष्यों में जो जीभा इंद्री है, जो पांचों इंद्रियों में से अगर हम बात करते हैं तो जो आंखें हैं, नाक है, जीभा है, कर्ण है और स्पर्श के लिए जो है, तो ये उन्होंने जब बना के दे दी और इसके साथ उन्होंने लिख दी माया। तो माया महाठगनी ऐसा बोला जाता है। तो माया और ये इंद्रिय प्रदत्त जितने भी जीवन के जो मज़े हैं, ये जब उन्होंने हमको प्रदान कर दिए तो फिर धीरे से मनुष्य नहीं रहा। मनुष्य का जीवन जो है देवत्व और उस तरफ उत्थान की जगह पे वो फिर धीरे धीरे जो है पशु तुल्य होता गया। हम जो है पतन की तरफ चलते गए और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात आ गई। फिर हमको ये समझ नहीं आया कि इस सृष्टि में जो चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, जो हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी हुई चीज़ें हैं, हमने उनको जो है स्वार्थवश अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और चाहे वो कल कारखाने हो, चाहे वो अपने स्वयं के जीवन को सुख में बनाने के लिए, भौतिकवादी जीवन को सुख में बनाने के लिए जितनी चीज़ें बनती हैं, हमने जो है शहरों के विकास के लिए, बाकी इस तरह के विकास के लिए हमने जो है प्रकृति के साथ में छेड़खानी शुरू कर दी। जब जंगल कटते हैं तो पूरा जो इम्बैलेंस है, प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ता है, वो आज के दिन आए दिन देखते हैं। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही हो या कुछ भी इस तरह की बात है, आए दिन जो है कुछ ना कुछ विपदा आती रहती है। इनबैलेंस आपने जो एक लफ्ज़ बीच में लेकर आए, इनबैलेंस की जहाँ बात होती है तो इनबैलेंस तो वैसे भी हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जनसंख्या का रेशो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और यदि जनसंख्या की तरफ हम ध्यान देते हैं तो फिर इनबैलेंस इसलिए भी हो जाएंगे कि आप जंगल ही जंगल संभाल लीजिए, निश्चित रूप से जंगल बचना चाहिए, पर जीवन कैसे चलाएंगे? जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोजी रोटी के लिए भी जीवन में भागना पड़ेगा ना। फिर आप कहेंगे कि यदि वहाँ भागेंगे तो प्रकृति से दूर हो जाएंगे। मनोज भाई, दोनों का तालमेल क्या है? देखिए, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ इस कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय में, आप सबने तो क्या सीखा तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो है मैंने कोविड के समय में जो है लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कम से कम एक चीज़ को बहुत ही नज़दीक से जानने की कोशिश की, ख्वाहिश और ज़रूरत जी, वांट और नीड। ठीक है, अल्टीमेटली इंसान की ज़रूरत कितनी है, आपकी ज़रूरत क्या है? अगर आप देखा जाए तो कितनी मनुष्य के सुखी रहने के पीछे जो एक बहुत बड़ी सफलता का सूत्र है वो ये है कि अपनी ज़रूरतें कम करो, अपनी ज़रूरतें कम कर लो। ठीक है, पैर फैलाने को तो फैला लो, मच्छरी काटेंगे उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मेरी ज़रूरत क्या है और मेरी ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिशें तो अंतहीन है और उस अंतहीन ख्वाहिशों के लिए जो सिलसिला चलता है, अगर मैं बात करता हूँ कि भोपाल में जो है मेरे ख्याल से 100-150 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल जानता हूँ मैं कि गांव का ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो है, जो किसान का बच्चा है, वो इस आधुनिक जीवन को जीने के मोह में, चाहे वो मोबाइल की बात करें या टीवी आ गया हर घर में, तो वो जब एक शहरी बच्चे की जीवनचर्या को देखता है कि कहाँ गांव में जो है वो बेचारा अपने दादा मामा और पूरे एक संयुक्त परिवार में रहता है, उसके बाद वो शहरी बच्चे को देखता है कि फर्स्ट क्लास सीट के नीचे शानदार 2 पहिया वाहन है और शाम के समय है एक कन्या पीछे बैठी हुई है, और उसके बाद जो है वो एक बिंदास ज़िंदगी जी रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे को भटकाती हैं। मैंने ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि लड़ भिड़ के वो बच्चा जो है 12वीं पास करके वो केवल भोपाल या किसी बड़े शहर में इसलिए रहने आता है कि ये स्वच्छंदता की ज़िंदगी जी सके। ये अज्ञान है, ये भटका हुआ रास्ता है जी। और इसमें आने के बाद में उनको ये पता नहीं चलता है कि उनका जीवन कहाँ जा रहा है
और एक विद्यार्थी का जीवन छोड़ के वो सुखार्थी के जीवन को भोगने लगते हैं। पढ़ना लिखना तो दूर, एक डिग्री लेने के लिए जो है यहाँ आते हैं माँ बाप से पैसे बुला के, और उसके बाद अपने मूल उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं उससे। तो इम्बेलेंस की बात मैं जहाँ कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात करते हैं कि जीवन की ख्वाहिशें से और जीवन की ज़रूरतों को हमको समझना चाहिए। हमें अपनी जो बेहतरीन जीवन जीने के लिए, एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उस पर ध्यान दें। हम एक दिखावे की, एक बनावटी जीवन जीने की तरफ ना जाएं कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसमें कि हमको केवल और केवल 2 लोग हमको देखें, क्या बात है यार, एक घड़ी कहाँ पहन रखी तुमने, बाप रे बड़ी महंगी घड़ी होगी, ये साड़ी कहाँ से खरीदी। ये 2-4 शब्द जो है बड़े सतही से शब्द प्रशंसा में सुनने के लिए ही जीवन हमारा व्यर्थ ना हो। हमें सार्थक जीवन जीना है, प्रकृति का हिस्सा मान के, और हम इस मनुष्य योनि में हैं तो हम एक सेवक के रूप में हैं, ठीक है। हम भोगने के लिए नहीं आए हुए। और ये ऐसा भी नहीं सोचना हमको कि जो है, चूंकि हमारी स्मृति में हमारे पुराने जन्म नहीं हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि आने वाला जन्म कैसे जीना है, लेकिन हाँ, पूरे विवेक के साथ में अपनी जो मानसिक ऊर्जा है, आपकी वैचारिक ऊर्जा को केवल और केवल इस पे खर्च करें कि आपका ये जो शरीर है ये एक उपहार है, ये अच्छे कर्मों में लगाना है, और उसके लिए हमको प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। अगर हम बात करते हैं इन 5 तत्वों की बात करते हैं तो आप देखिए ना कि भूमि का संरक्षण कैसे हो, ठीक है। आज जो है हम खेतों में केवल ज़्यादा फसल बोने के लिए कितनी सारी खाद डालते हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से जो केस स्टडीज़ आते जा रही है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या जितनी भी इस तरह की जो बीमारियां नहीं हैं, जो कोई कीटाणु या वायरस से बीमारियां नहीं हैं, केवल इस आधुनिक जीवन शैली की वजह से उपजी हुई बीमारियों की वजह क्या है अल्टीमेटली, ठीक है। आपने भूमि का दोहन किया जी, गलत तरीके से भूमि का दोहन किया, ठीक है। विकास के स्थान पे ठीक है विकास करो आप, लेकिन संतुलित विकास। आज अगर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो आए दिन लैंडस्लाइड होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए विकास, लेकिन एक संतुलित विकास की बात होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जल की बात करते हैं, लॉकडाउन के समय में ये अक्सर कहते हुए सुना गया कि नर्मदा इतनी पवित्र हो गई कि भी दिखने लगा, हमको तलहटी दिखने लगी, फिर से मछलियाँ आने लगी। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। जी, जी। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ चलती नहीं थी, लोग चलते नहीं थे, तो धीरे धीरे प्रदूषण मुक्त हो गया, प्रदूषण मुक्त हुई नर्मदा जी। तो ये हमको आज सोचना पड़ेगा बैठ के कि आज जो है, आज अपने जीवन में हम क्या देने जा रहे हैं, अगली आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं। आज जो है फेफड़ों की बीमारी केवल और केवल इस धुएं की वजह से, गाड़ियों का धुआं, कल कारखानों का धुआं, इससे व्याप्त प्रदूषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो पॉइजनस गैसेस हैं, कितने लोग इसमें मृत्यु के गोद में समाते हैं। ये आंकड़े बड़े डरावने आंकड़े हैं मनोज जी। जी नहीं, लेकिन आंकड़े डॉक्टर साहब डरावने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये भी है कि यदि हम इन आंकड़ों की तरफ जाते हैं तो फिर वही बात आ जाती है। आपने कहा ख्वाहिश एक बहुत बृहत वो है, ख्वाहिश तो अनंत है जितना आप चाहेंगे, और एक अपने जीवन के लिए ज़रूरत होती है, वो एक चीज़ अलग है। पर लोग क्यों ना करना चाहें अपनी ख्वाहिश पूरी, और जब ख्वाहिश पूरी करेंगे तो फिर कल कारखाने और तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। अब इस भेद को तो मिटाना पड़ेगा ना। यही तो विषय है, यही तो विषय है जो चिंतन का विषय आज हम सब के लिए, ये हम सब के लिए आज चिंतन का विषय है कि हमें जीवन जीना कैसे है। आपका जो ये बेहतरीन प्रोग्राम है कि जो हमको अल्टीमेटली जीवन जीना कैसे है, तो हम इस पर रोज़ ऐसे ही आप एक अच्छा विषय लेके आते हैं, तो ये हम सब के लिए हमारा उत्तरदायित्व है ये कि हमें अपना जीवन तो जीवन, लेकिन हमें समाज में कैसा जीवन जीना है और एक ऐसा उदाहरण बन के जीवन जीना। मैं ये नहीं कहता अगेन कि कारखानों को हम ना लेके आएँ, लेकिन हाँ, आज की डेट में कितने लाइसेंसेस कैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी एक बेतरतीब सा विकास करते चले जाते हैं। तो ये पूरे समग्र समाज की जवाबदारी है आज की डेट में कि एक संतुलित जीवन जीने के लिए। आप देखिए ना, अस्पताल भरे हुए हैं अस्पताल, और ये इस तरह से बीच बीच में जब ये प्रकृति का प्रकोप जब आता है, या किसी न किसी बीमारी के रूप में, या बाढ़ के रूप में, या सुनामी के रूप में, ये केवल इसलिए आता है कि असंतुलन है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हम पूरे जंगल हो जाएं फिर से, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, ये पृथ्वी के लंग्स कहलाते हैं, और इन्हीं लंग्स से हमको ऑक्सीजन मिलती है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक जहर बाहर फेंकते हैं, उसको ये पेड़ ही तो साफ करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली, और दूसरा जो है प्रकृति से बना हुआ जीवन है। आप जो है, आपको प्राणवायु कहाँ से मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है आपको। और प्राणवायु कहाँ से आती है? ऑक्सीजन पेड़ों से आती है।
आप 6 मिनट के लिए अगर मैं आपका नाक और मुंह बंद कर दूं तो जीवन मृत्यु में बदल जाएगा। ये बात तो समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी बात, कि अगर हम जो है इनहेल कर रहे हैं हवा जो है वो कम से कम शुद्ध रूप वाली जो है एक अच्छी साफ सुथरी प्रदूषण रहित ऑक्सीजन तो जाए। धीरे 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 करते एक प्रदूषण वाली वायु लेने से आपके शरीर के अंदर में चेंजेस आने लगते हैं, आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है, विकृतियां पैदा हो जाती हैं और वो विकृतियां अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर होती हैं। ये ऐसे विषय हैं जो हमको बैठ के इमीडिएटली नहीं दिखते, इसलिए शायद हमें अकल नहीं आती। लेकिन प्रकृति से कैसे जोड़ें अपने आप को, जैसा आप कह रहे हैं, तो अब जोड़ना तो पड़ेगा। लोग अपनी दूरी बना रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति से भी जुड़ जाए और जो रोजगार के अवसर हैं वो भी मिल जाए, वो अपना काम भी करते रहे, अपना परिवार भी चलाते रहे और प्रकृति से जुड़े रहें, क्योंकि प्रकृति से दूर होंगे तो प्रकृति हमें बहुत दूर कर देती। कोविड ने शायद ये संकेत बिल्कुल सही है। तो अगर हम पुनः प्रकृति में जोड़े हैं तो हमारे सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप देखिए, यदि जो भी हमारे भारतीय सनातन सिद्धांतों को जो भी परिवार फॉलो करते हैं उनके घर में गाय ज़रूर होगी, ठीक है, उनके घर में तुलसी का पेड़ ज़रूर होगा। अगर वो नीचे के फ्लोर पे रहते हैं तो नीम का, आंवले का, हो सकता है पीपल का पेड़ भी कहीं लगा रखा हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि औषधियाँ, मेडिकल साइंस में 70% औषधियाँ जो हैं आती वनस्पतियों से हैं, जो प्रकृति का एक हिस्सा है बेसिकली, ठीक है ना। और अगर हम इसको 10-15 मिनट भी अगर ध्यान से बैठ के सोचते हैं तो प्रकृति के साथ हमारा अटूट बंधन उसी तरह के रहता है जैसे माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा जो है उसका माँ के साथ जो जुड़ाव रहता है। ये हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम जो है इन कृत्रिम साधनों के साथ में हम जी लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें वाकई पुनः अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, हमारे मूल सिद्धांतों से जुड़ना पड़ेगा। हमको प्रकृति को एक अपने माँ बाप जैसे ही इज्जत देनी पड़ेगी। तो कम से कम जो है जीवन में अगर उतारें इन सब चीज़ों को कि हाँ जी, हमें जो है हफ्ते में एक दिन जो है, बाकी दिन आप अपने लिए जिए, हफ्ते में एक दिन उसमें से भी चंद लम्हे जो है निकाल के अगर हम जो है क्या कर सकते हैं, हम आसपास जाके जो है कहीं अगर हम कुछ पेड़ बो सकते हैं तो ठीक है, या कहीं साफ़ सफाई कर सकते हैं, कहीं नाला, कहीं पानी आने वाले समय बरसात में कई जगह पानी इकट्ठा होगा, उसमें मच्छर पैदा होंगे, बीमारियाँ पैदा होंगी। तो थोड़ा सा सेवा भाव के साथ में भी अगर अपन अपने जीवन को लगाने की बात करेंगे तो आपको अंदरूनी बहुत खुशियाँ होंगी। प्रकृति को बचाने के लिए हमको करना क्या है, आज की डेट में हमको जो है ग्रीनरी बचानी है, जो हमारी नदियां हैं उनमें आने वाला पानी कैसे शुद्ध हो। तो आप अपने घर का जो कचरा है, आपकी फैक्ट्री का जो कचरा है, उसको आप जो है जो नियम बोलते हैं उसके अनुसार आप शुद्ध करके भेजें। लेकिन प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रकृति का पालन करना होगा। प्रकृति जब पौधे जागते हैं, जैसा आप कहते भी पहले, तो शुरुआत तो अपने आप से होती है। सूर्य निकलने से पहले हम देखते कि पौधे एक अलग हवा, एक अलग वातावरण होता है, लेकिन उस वातावरण की तरफ आजकल युवा नहीं है, उससे कहीं दूर है। देर रात तक जागना, लेट उठना, फिर उस प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करना, तो वो तो अपने आप में दूरी है। बिल्कुल सही है मनोज भाई, ये बात बार बार कहने का मन करता है कि हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकते हैं जब हमको उसका पुष्टि मिल जाती है या सबूत मिल जाते हैं। जब हमके ऐसी कई केस स्टडीज़ हैं जो अब ये बताने लगी हैं कि जो प्रकृति का जो नई नियम चलता है साइकिल जी, सूर्योदय होता है प्रकृति जगती है, सूर्यास्त होता है प्रकृति सोती है। इसके साथ ही अगर हम जो है अपने जीवन को सिंक्रोनाइज करते हैं इसके साथ ही, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, तो सर्केडियन रिदम पे जो है 2017 का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। आपने बोला, बताया था मैंने। तो उसके साथ में जो है आप एक बार करके तो देखें, आप एक बार आप जो है आप अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपके शरीर में अलग प्रकार के हार्मोन्स उनका रिसाव हो रहा है, अलग प्रकार के हार्मोन्स का, उस वक्त जो है आप उनका ठीक उल्टा काम कर रहे हो फिजिकली, तो अंदर में इतना अंतर्द्वंद बनता है। आज हो सकता है कि 20-22 साल 23 साल के लड़के को समझ में ना आए, लेकिन यही बच्चा जो है आगे जाके जब एक प्रौढ़ के रूप में बनेगा 40-45 साल में, तो अननेसेसरी 2-4 बीमारियां तो वो फ्री में चिपका के घूमेगा। आप अपने जीवन का आनंद उस वक्त नहीं ले पाओगे। आज शरीर में ताकत है, आज ये सब चीज़ें कर पा रहे हो आप, लेकिन ये एक प्रकार से एक चेतावनी भी है, बड़ी स्पष्ट चेतावनी है कि अगर हमने सही जीवन शैली नहीं अपनाई तो आने वाला समय जो है हम सब के लिए, खास करके 40 साल के बाद मेडिकल साइंस बोलती है कि हम ढाल की तरफ, नीचे की तरफ जाने लगते हैं, हर ढलान में जाते हैं। हर 40 साल के बाद में हमारा जो फिजियोलॉजी बॉडी की जो है 1% उसकी जो क्षमता है वो कम होती है। 60 साल का एक व्यक्ति सामान्य होगा,
लेकिन 40 साल के व्यक्ति से 20% उसके बाकी सब सिस्टम जो है वो कमज़ोर होंगे। ये एक सामान्य तथ्य है, ठीक है। लेकिन आप उसी के अनुसार चलो तो ठीक है। एक 45 साल का व्यक्ति 45 साल जैसे बिहेव करे तो समझ में आता है, बट 45 साल के व्यक्ति 65 साल जैसे हो जाए ये तो समझ में नहीं आता, ये चीज़ तो समझ में नहीं आती। तो ये हमको समझना पड़ेगा बैठ के कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं, सर्केडियन रिदम के साथ सामंजस्य बिठाएं। अपने जीवन को अगर बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो आप अपने दिनचर्या को सुधारें। डॉक्टर साहब, जीवन के साथ यदि चलना है तो समय के साथ भी आपको चलना सीखना पड़ेगा, प्रकृति के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो कैसे हम प्रकृति से जुड़ें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? यहाँ पे मैं मनोज भाई आपको ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकृति में बहुत से जीव हैं। हम मनुष्य होने की खातिर हम सबसे सुप्रीम हैं, और इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है बौद्धिक रूप से कमी आने लगती हैं, शारीरिक रूप से कमी आने लगती हैं। और अगर हम कीट की बात करते हैं, यदि एक उदाहरण के तौर पे एक मच्छर की बात करते हैं, तो मच्छर का इस प्रकृति में कोई उसका योगदान जो है वो ईश्वर जानते क्या होगा, लेकिन मच्छर जो है उसका काम केवल लोगों को परेशान करना, काटना, परेशान करना और मलेरिया फैलाना, बीमारी फैलाना, वेक्टर का काम करता है। लेकिन उसके ऊपर अगर करते हैं, जैसे जैसे जो है बौद्धिक स्तर पे वृद्धि होती जाती है, तो कुछ न कुछ जवाबदारी आ जाती है इस जीवन में। मसलन अगर मैं एक कुत्ते का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं डॉग की एग्जाम्पल लेते हैं, तो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो रात में जो है चौकसी ज़रूर करेगा, चाहे घर का पाला हुआ हो, याद रखें, यदि सड़कों पे हो, सड़कों पे भी कोई भी अगर कहीं वातावरण में इधर उधर कुछ दिखेगा तो वो अपना सिग्नल ज़रूर देगा भौंक के, उसी जवाबदारी है। गाय की अपनी जवाबदारी है, ठीक है। और मनुष्य होने के कारण तो सबसे ज़्यादा जवाबदारी हमें ईश्वर ने दी हुई है। हम क्यों भूल के पशुतुल्य बिहेव करने लगते हैं और इतने ज़्यादा स्वार्थ रहित होकर हम ये समझते नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है, मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, मैं, मेरा असली उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य केवल अपने लालन पालन के लिए नहीं है कि ये दो चार ये चीज़ें कर ली, लोभ पताई करने के बाद में और अपने स्वार्थ रहित ज़माने में निकल गए। अरे आप अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने का प्रयास करें, यही तो जीवन है। और अगर हम इस जीवन में हमको नहीं पता कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस प्रकृति में, जो भी चंद वर्षों के लिए आया हूँ मैं, कोई परमानेंटली तो आए, कोई अमर तो है नहीं जी, ठीक है। आप जो है 25 साल तक तो पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, अकल ही नहीं आती। 25 साल के बाद आपका जीवन शुरू होता है, अगले 20-22 साल जो है आप अपनी फैमिली को देते हो, अपने माँ बाप की सेवा करते हो और अपनी एक नई फैमिली को लेते हैं। और आर्थिक रूप से जैसे जैसे संपन्नता आती है, 40-45 साल में जाके मुझे लगता है कि इंसान को थोड़ी अकल आने लगती है कि उसने अपना जीवन तो जिया, अब जो है समाज से जो उसे मिला है उसको लौटाना कैसे है। जी जी, बस यही तो बात है। यही चीज़ अगर हमको पता चल जाती है थोड़ा पहले से, अगर युवा वर्ग आज ये समझ ले, तो बताइए जीवन स्वर्ग हो जाएगा। जो युवा शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, युवाओं की ऊर्जा, यूथ एनर्जी, इसका जो कमाल है बेसिकली, ये तो इतने धुन के पक्के होते हैं जिद और जुनून के साथ में। आप चाहे क्रिकेटर की बात कर ले, किसी 12-12, 15-15 साल के लड़के जो सुबह 4 बजे अपना किट उठा के स्टेडियम पे जाना, और एक बार धुन लग जाती है तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। धोनी का एग्जाम्पल ले लें, या ऐसे कई ऐसे हमारे खिलाड़ी हुए हैं। तो युवा वर्ग जो है वो उसको केवल और केवल जिद और जुनून, अपने लक्ष्य को स्थापित करना, अति महत्वाकांक्षी होना, मैं बार बार बोलता हूँ, ओवर एम्बिशियस। हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे सपने जो है वो स्काई इज़ द लिमिट, मैं गलत है ये, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। आसमान के भी ऊपर आपके बुलंद इरादे हों, और जब ऐसे सपने देखेंगे, जब हम ऐसे बुलंद इरादे रखेंगे, उसमें से 10% भी पूरे हो गए तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने वाले हो आप। और नहीं तो फिर एक औसत ज़िंदगी, कहीं बैंक के अधिकारी बन गए तो कहीं अपना बस से वही 10 से 6 बजे वाली नहीं। हम सबको ये अधिकार है, जन्म से अधिकार है कि हम सबको कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी जीनी है। और वो जीने के लिए जो है अंदर में जुनून चाहिए, ज़िद चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि जो ईश्वर प्रदत्त मार्ग है, जो ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जो है एक कुंजी दे रखी है, एक मैनुअल दे रखा है, बस उसी को तो याद रखने का है। जब त्याग करेंगे तभी सफलता की सीढ़ी होगी। यू टर्न लेके
एक बार बैठ के सोचिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं जब 20 साल के लड़के को ये सोचना चाहिए कि जब वो 40 साल का हो जाएगा तो समाज उसको कैसे देखेगा। तो ये माना जाए कि प्रकृति से यदि व्यक्ति अपने आप को जोड़ देता है या यूथ अपने आप को जोड़ देता है तो उसका जीवन सफल हो। 100% ये सत्य बात है कि जिस दिन आपने अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया, ईश्वर के हवाले कर दिया, जिस दिन आपने अपने कर्मों को जो है समाज के प्रति सेवा के रूप में आपने जिस दिन समर्पित कर दिया, मेरा दावा है, ये मेरा दावा नहीं है, ये तो हमारे ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि आपके चारों तरफ दिव्यता का एक वातावरण बनता है और स्वयं परम सत्ता आपके लिए मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है। आप सफलता की सीढ़ियाँ ऐसे चलते जाते हो जैसे हम प्लेन रास्ते पे चलते हैं। यही तो चाहिए जीवन में। प्रकृति से जोड़ने का मतलब? प्रकृति से जोड़ने का मतलब ये है कि हमारे लिए जो ईश्वर ने जो संसाधन बनाए हैं उनको हम जो है उनकी इज्जत करें। प्रकृति मतलब ये जो 5 तत्व मैंने बताया आपको ये, और उसके बाद समाज में हम जहाँ रहते हैं, हमारे साथ बड़े हैं, हमारे साथ, सबसे पहले तो घर से शुरू होना चाहिए कि एक अगर युवा है वो घर में जो है अपने माँ बाप के साथ बात कैसे करता है, अपने छोटे भाई के साथ बात कैसे करता है, वो सुबह उठता है तो उसका दिनचर्या शुरू कैसे होती है, ठीक है, किस तरह से वो अपने आप को कैरी करता है। क्या सुबह उठता है तो उसका लक्ष्य दिन भर का बना हुआ है या बस जो है उठ गए और उसके बाद बहते चले गए? ऐसे नहीं, अपने आप को जोड़ना है प्रकृति के साथ तो जोड़ने क्योंकि अल्टीमेटली प्रकृति से ही सब चीज़ें मिल रही हैं, हमको सब चीज़ें वहीं से मिल रही हैं। लेकिन एक दिनचर्या तो होगी आपकी। जब तक वो दिनचर्या नहीं होगी, एक अनुशासनात्मक ज़िंदगी नहीं जिएंगे, आप अपने जीवन की सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। बहुत दिलचस्प है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए जो एक दिनचर्या यानी सुबह से जो शुरुआत होती है, जब आप देर रात को सोएंगे तो सुबह नहीं जागेंगे, और जिस दिन सुबह जागना सीख गए उस दिन जल्दी सोना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये आपका जीवन का जो रूटीन है वो चल पड़ेगा, बशर्ते कि आप समझ लें इस बात को। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मुझे प्रकृति से जुड़ना है, मतलब दिनचर्या हमारी तय करना है, तो आप मानकर चलिएगा कि आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए आप भी जुड़िए प्रकृति से और समझिए, क्योंकि प्रकृति ही तो जीवन है। आज इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात हुई किसी नए विषय पर। मुझे और डॉक्टर साहब को दी इजाज़त। नमस्कार।